नमस्कार बच्चों, फेमस से रिलेटेड आईसीआई ने मई 2023 अटेम्प्ट के लिए अपनी ओवरसीज, जैसे आपको पहले याद होगा हम पढ़ा करते थे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब अब एक नए रूल्स निकाल दिए हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। पहले देखिए बड़ा ही छोटा कंसेप्ट होता था, अब इंस्टीट्यूट ने ये 30 पेज का कंटेंट निकाला है, तो काफी बड़ा निकाला है, तो ये काफी मेहनत का ये काम है। तो यहां सबसे पहले इन रूल्स से रिलेटेड हम बात करेंगे रूल नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस जो दे रखी हैं। डेफिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन हमें यहां पे पढ़नी है ये आती है बेटा जी, क्योंकि जैसे रूल्स का नाम ही क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। देखो जी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए पहली बात, अगर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं, पीआरआई, अब पीआरआई तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी। तो एक पीआरआई ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। कहां पे किया, स्वाभाविक है हिंदुस्तान के बाहर, इसे हम नाम देंगे फॉरेन एंटिटी, किसी बाहर वाली एंटिटी में हिंदुस्तान के बाहर आपने क्या किया, अपना पैसा लगाया। तो उनको रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली ये नए रूल्स 2022 में बनाए गए। तो हमारी पहली डेफिनेशन जो आती है वो आती है अंडर रूल, अंडर सेक्शन नहीं, अंडर रूल 2 सब रूल 1 और उसके क्लॉज नंबर आर के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड हमें कई डेफिनेशंस देखनी होंगी और ये आसान नहीं है, मतलब एक बार मेरे को समझा के फिर कुछ और समझाना पड़ेगा, फिर दोबारा से हम उसको जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो बात समझ में आएगी। ध्यान ये रखें, सिर्फ डेफिनेशन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है क्योंकि डेफिनेशन में काफी दम है। तो सबसे पहले जब हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला पकड़ लीजिए, वो है एफसी प्लस ओआईपी। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है, मीन से स्टार्ट होती है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड व्हाट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो चीजें आ गई, कहता ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या, फाइनेंशियल कमिटमेंट, आपने कमिट कर दिया मैं इतना पैसा लगाऊंगा, तो इसको हम शॉर्ट में कह लेंगे एफसी एंड व्हाट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में कह लेंगे ओपीआई। और कहता ये इन्वेस्टमेंट चाहे वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, ओपीआई है, किसने करी, बाय पीआरआई, स्टैंड्स फॉर अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यहां पे डेफिनेशन खत्म हो जाती है किस चीज की, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए इसको टिकाने के लिए कुछ एक अगर हम शॉर्ट में फॉर्मूलाज बना लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या बन गया जी, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओपीआई, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपका अगला प्रश्न आएगा, सर ये फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है। तो इसी के साथ हमने डेफिनेशन को यहां मेंशन कर दिया कि फाइनेंशियल कमिटमेंट की फर्दर डेफिनेशन है 21F के अंदर, मींस एग्रीगेट विच मींस टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय, किसने, पीआरआई ने, कैसे, बाय वे ऑफ ओडीआई। अब ये ओडीआई क्या है, डेट अदर देन ओपीआई। कहने का मतलब है जैसे हम फाइनेंशियल कमिटमेंट में जाते हैं, एक वर्ड तो मिल गया कि टोटल देखना है भाई, एग्रीगेट। भाई किसका देखना है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है ओडीआई, ये तो अभी पढ़ा नहीं। नंबर 2, कोई भी डेट लेकिन अदर देन व्हाट, ओपीआई, ये भी देखना है। ओपीआई क्या है वो तो हम यहां पे देखेंगे। in a foreign entity या entities in which ODI is made and shall include non-fund based facilities extended by such person to or
ऑन बिहाफ ऑफ सच फॉरेन एंटिटी और एंटिटीज। सर कुछ भी नहीं समझ में आया भैया, मैंने कुछ समझाया ही नहीं, मैं बस एक बार पढ़ रहा हूं, मैं समझाऊंगा बाद में, क्योंकि हमें सारी लिंक्ड चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक बार डेफिनेशन को फिर देखें। कहता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसने करी, पीआरआई ने करी। कैसे करी, दो बातें होगी, एक ओडीआई, एक डेट अदर देन ओपीआई। क्या होता है हमें अभी पढ़ना है। नंबर 3 कहता है शेल इंक्लूड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय सच पर्सन। मतलब आपने किसी को एक सुविधा दी है, नॉन फंड मीन्स अभी पैसा नहीं दिया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, बेस्ट एग्जांपल इज गारंटी, कि किसी पीआरआई ने फॉरेन एंटिटी को, उसने कोई लोन वगैरह लिया होगा, हमने गारंटी दे दी, हमने पैसे थोड़े दिए, तो नॉन फंड हो गया। तो यहां से हमें नजर आ गया कि अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट का क्या फॉर्मूला बनता दिखा। एक ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्लस डेट। लेकिन डेट में क्या था यह ध्यान रखना है, अदर देन ओपीआई। ये क्या है देखते हैं अभी। प्लस तीसरी चीज हमने क्या देखी, नॉन फंड कोई आपने क्या दी है, फैसिलिटी, जिसका एग्जाम्पल हमने देख लिया भाई, क्या बन गया, गारंटी। तो मैथमेटिकली एक बार ड्रॉ कर लो, इससे क्या होगा, कोई एमसीक्यू केस स्टडी आ गई तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपको। तो हमने देखा फाइनेंस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पढ़ने के लिए दो चीजें पढ़नी है, एक एफसी, एक ओपीआई। लेकिन एफसी में ही हम अटक गए क्योंकि पहला वर्ड आके क्या खड़ा हो गया, ओडीआई। इसलिए क्या करते हैं, इन सारी डेफिनेशन को बाद में अच्छे से पकड़ेंगे, पहले हम देखते हैं ओडीआई क्या है। तो देखिए ओडीआई की डेफिनेशन है अंडर रूल 21Q के अंदर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान के बाहर आपने पैसा लगाया। कहता है मींस इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ, यह आंसर को मैंने दो कैटेगरी में ब्रेक किया है। अगर आप पैसा लगा रहे हो किसी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी में तो कब ओडीआई मानेंगे। नंबर 2, आप पैसा लगा रहे हो किसी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में, तब हम कब ओडीआई मानेंगे। मतलब ओडीआई को मैंने दो कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, एक अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी, दूसरा लिस्टेड में। अब अनलिस्टेड में ओडीआई कब मानना है, कहता अगर पैसा लगाया आपने इक्विटी कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल में पैसा लगाया, कोई और चीज नहीं, मतलब यहां डेट की बात नहीं हो रही, या सब्सक्रिप्शन एज पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ फॉरेन एंटिटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप सारे जानते होंगे, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं कंपनी बनाने का प्रोसीजर। सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 7 में आप कंपनी बनाने का प्रोसीजर पढ़ते हो, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 4 पढ़ते हो। अब वहां क्या कहते हो कि भैया जब कंपनी बनानी है तो कुछ लोग मिनिमम 1, 2, 7 डिपेंडिंग अपॉन ओपीसी, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, राइट, उन्हें ये डॉक्यूमेंट साइन करना है और उसके अंदर लिख के देना होता है कि मैं इतने शेयर्स लूंगा। तो डैट मीन्स जब आपने सब्सक्राइब किया मेमोरेंडम किसी फॉरेन एंटिटी का, तो घूम फिर के पॉइंट क्या है, एक तरह से आप पैसा किस में लगा रहे हो, इक्विटी कैपिटल में। फर्क क्या हो गया है, ये एक नई कंपनी में आप लगा रहे हो क्योंकि एक नई कंपनी फॉरेन एंटिटी बन रही है, एक है जो बनी हुई है उसमें लगा रहे हो। नंबर 2, नाउ लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में कब हम ओडीआई मानेंगे। कहता अगर कम से कम, ध्यान दीजिएगा साइन है मोर देन इक्वल टू, कम से कम 10% आपने पैसा लगाया, यहां पे क्लियरली लिखा ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। सर यहां तो पेड अप नहीं लिखा था, हाँ देखिए लिखने में नहीं लिखा, लेकिन मीनिंग वही डिराइव कर लेंगे। तो आपने कम से कम 10% पैसा लगाया किसमें, पेड अप इक्विटी कैपिटल में। सर अगर 10% से कम लगाया है तो भैया अंडरस्टूड है वो ओडीआई नहीं है। या फिर कहता एक कहानी और हो सकती है, कहता या आपने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन पॉइंट मेन क्या है, विद कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल आ रहा है उस फॉरेन एंटिटी का, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा यहां लेस देन वर्ड है, ऑफ व्हाट, पेड अप इक्विटी कैपिटल, किसकी, एफई मींस फॉरेन एंटिटी। मतलब अगर लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है तो कम से कम पेड अप इक्विटी में पैसा लगाओ 10%, 10% से कम लगाना है हम मान लेंगे ओडीआई, लेकिन उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन प्रश्न कंट्रोल क्या होता है देखते हैं। उससे पहले आप देखिए ये एक एक्सप्लेनेशन, कहता अगर इन्वेस्टमेंट करी है पीआरआई ने
क्योंकि पीआरआई करेगा तभी हम ऑब्वियसली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। किसमें करी है? इक्विटी कैपिटल में, जो कि क्लासिफाई हो गया एज ओडीआई। अंडरस्टूड है कि ओडीआई तभी बनेगा अगर कम से कम 10% पैसा लगाया होगा आपने। अब क्या हुआ? कहता है इट विल कंटिन्यू एज ओडीआई, हम इसे ओडीआई मानते रहेंगे इवन इफ, चाहे इन्वेस्टमेंट क्या हो गई 10% से कम हो गई। मतलब पहले 10% होगा तभी ओडीआई क्लासिफाई होगा ना, बाद में इन्वेस्टमेंट कम हो गई, कहता कोई टेंशन नहीं, बाद में कम हो जाए हम उसे ओडीआई मानते रहेंगे। या आप बाद में आपका किस चीज का नुकसान हो गया? लूजेस कंट्रोल इन एफई। मतलब एक बार, कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक बार ओडीआई मान लिया, बाद में मानते रहेंगे चाहे लिमिट्स क्या हो जाए, कम हो जाए। इसे आप चाहे यहां पे हिंदी में देखिए, साथ में लिख सकते हैं कि क्या मीनिंग निकल गया। एक बार ओडीआई बना, तो एक बार ओडीआई बन गया, ऑलवेज व्हाट? ओडीआई, राइट। तो यहां पे हमारी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन तो समाप्त होती है। मेरे ख्याल में इसे आप तुरंत यहीं पे मेरे साथ याद कर सकते हो। 2.1 में ओडीआई मींस इन्वेस्टमेंट करी है। कैसे करी है? अगर आपने अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी में करी है तो इक्विटी कैपिटल में पैसा लगाया है या सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम उस फॉरेन एंटिटी का, और लिस्टेड है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट किया है 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल में, या फिर इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 10% भी पेड अप इक्विटी कैपिटल है, लेकिन अगर आपको वहां क्या मिल रहा है विद कंट्रोल, हम ओडीआई मान लेंगे। और एक्सप्लेनेशन साफ कहती है वंस द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज ओडीआई, एक बार हमने उसे क्लासिफाई कर दिया। क्या क्लासिफाई कर दिया? ओडीआई क्लासिफाई कर दिया, तो क्या रहेगा? इट विल कंटिन्यू इवन इफ द इन्वेस्टमेंट फॉल्स बिलो 10% और यू लूजेस व्हाट? चाहे अब आपके पास क्या नहीं रहा, आपके पास कंट्रोल नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक प्रश्न और था, सर कंट्रोल का मतलब क्या है? देखिए यहां कंट्रोल का मतलब मैं कहूंगा, अगर आप डेफिनेशन कंट्रोल की देखेंगे तो दे रखी है रूल नंबर 21C के अंदर कंट्रोल। ये डेफिनेशन कैसी है? अगर आपको कंपनीज एक्ट से याद हो, सेम है, सेम एज इन कंपनीज एक्ट। तो भैया कंपनीज एक्ट में जो आप पढ़ के आते हो वहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 27 के अंदर, तो भैया ये नथिंग बट कॉपी पेस्ट ही है। तो कहता कंट्रोल कब होगा? क्योंकि हमने कहा 10% से भी कम पैसा लगाया, कोई टेंशन नहीं, हम मान लेंगे ओडीआई, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? कंट्रोल। कहता कंट्रोल कब होगा? कहता अगर आपके पास राइट है। क्या राइट है? टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का आपके पास राइट है अगर किसी फॉरेन एंटिटी में, या आपके पास कंट्रोल है उसकी, क्या किसके ऊपर कंट्रोल है? मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस जो कि एक्सरसाइजेबल बाय हैं पर्सन और पर्संस एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट। जिसका मतलब है आपके पास या तो राइट है अपॉइंट करें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, या आप क्या करें? कंट्रोल करें उसकी मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस। और ये पॉलिसी डिसीजंस वगैरह कौन एक्सरसाइज कर रहा है? एक या एक से ज्यादा व्यक्ति, पर्सन और पर्संस, चाहे अकेला या मिलके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे मर्जी, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर। अब आपके पास कैसे राइट आया ये अपॉइंट करने का? डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस। ऑब्वियसली वर्च्यू का मतलब क्या है? रीजन ऑफ देयर। ऑब्वियसली आपके पास कंपनी में क्या होंगे? या तो शेयर्स, या आप कंपनी को चलाने के आपके पास है मैनेजमेंट राइट्स, या शेयर होल्डर का क्या है? एक एग्रीमेंट है कि आपका एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि हाँ जी आपको ये हक मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, चाहे आपके पास शेयर्स क्या है? कम है। या वोटिंग एग्रीमेंट, क्योंकि कंट्रोल तो वोटिंग राइट से आता है, दैट एंटाइटल्स देम टू हैव हाउ मच? कम से कम 10% ऑफ वोटिंग राइट्स और इन एनी अदर मैनर इन द एंटिटी। मतलब कंट्रोल 21C में क्या बना? राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, या कंट्रोल किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर। पॉलिसी डिसीजंस कैसे एक्सरसाइज हो रहे हैं? इंडिविजुअली या कंसर्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। रीजन क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स रीजन। रीजन क्या हुआ कि भैया या तो आपकी शेयर होल्डिंग है, या मैनेजमेंट राइट है, या शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, या वोटिंग एग्रीमेंट है, जिससे कम यहां लिमिट याद रखनी है, आपको 10% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करने का हक मिल रहा है। तो यहां से हम फॉर्मूला अपना ड्रॉ कर सकते हैं भाई, किस चीज का? ओडीआई का, कि भाई ये ओडीआई क्या है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई। अब इस आंसर को हमें ब्रेक करना चाहिए दो कैटेगरी में, क्योंकि हमने क्या कहा?
हमने कहा जनाब अगर अनलिस्टेड है, और दूसरा क्या हो गया लिस्टेड, और ये कौन, ऑब्वियसली फॉरेन एंटिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर अनलिस्टेड है तो आपने पैसा किस में लगाया, इक्विटी कैपिटल में, राइट, या आपने सब्सक्रिप्शन किया है क्या, मेमोरेंडम, राइट। और लिस्टेड में हमने क्या कही, हमने कही दो बातें क्या थी भाई, या तो देखिए आपके पास पेड अप इक्विटी कैपिटल है और वो है कम से कम कितनी 10%। आप चाहें तो ऑब्वियसली यहां पे साइन मोर देन और इक्वल टू का दोनों लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। जैसे हम यहां कहेंगे चलिए मोर देन इक्वल टू लगा देते हैं 10%। या फिर आपके पास क्या है, पेड अप कैपिटल लेस देन है 10%, बट आपके पास कंपनी का क्या है भैया, कंट्रोल है। और एक बार हमारी लिमिट्स क्या हो गई, जो लगाने के बाद ओडीआई क्लासिफाई हो गया, इट विल कंटिन्यू टू बी डीम्ड एज ओडीआई इवन इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स बिलो 10% और लूजेस द कंट्रोल। देन अब देखिए रिलेटेड डेफिनेशंस और भी हैं, लेकिन एक बार हम दोबारा से चलते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जहां हमने सिंपल फार्मूला बनाया फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओपीआई बाय पीआरआई। फाइनेंशियल कमिटमेंट में जब हम गए तो हमने कहा एग्रीगेट लीजिए, 3 आइटमें हमने लिखी थी, ओडीआई, डेट अदर देन ओपीआई एंड शैल इंक्लूड नॉन फंड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय सच पर्संस ऑब्वियसली टू या ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन एंटिटी, या फॉरेन एंटिटीज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। आई होप सो ये याद हुआ होगा आपको व्हाट इज फाइनेंशियल कमिटमेंट। द एग्री, अगर देखिए एग्जैक्टली अगर आप सब रूल भूल भी जाते हैं, इतना तो याद रखेंगे ही आप। रूल नंबर 2(1), रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज नंबर F ना भी याद रहे गलती से अगर गड़बड़ हो जाए तो, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय पीआरआई बाय वे ऑफ व्हाट, ओडीआई, डेट अदर देन ओपीआई, किसमें, इन अ फाइनेंशियल, इन अ फॉरेन एंटिटी या एंटिटीज जिसमें आपने क्या किया है, ओडीआई किया, एंड शैल इंक्लूड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय, ऐसे व्यक्ति, सच पर्सन का मतलब हो गया पीआरआई, टू किसको दिया या किसके बिहाफ पे दिया, फॉरेन एंटिटी। नाउ हमें यहां देखना था वर्ड था डेट अदर देन ओपीआई, कि यस डेट एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है, राइट, डेट एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, ओपीआई। नाउ व्हाट इज ओपीआई अंडर रूल 2(1)(s) मींस, कहता कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी लेकिन अदर देन ओडीआई, तो हमने क्या सीखा यार, ओडीआई को हम ओपीआई नहीं कहेंगे, ओपीआई अलग है, और ओडीआई ऑलरेडी किसके अंदर आ गया, फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर आ गया है। फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर क्या नहीं आया, ओपीआई नहीं आया, क्योंकि अगर ओपीआई भी आ जाता फिर तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन का सेंस ही नहीं बनना था, क्योंकि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ओआई इज इक्वल टू व्हाट, एफसी प्लस ओपीआई। इसलिए ओपीआई कहता है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ओडीआई नहीं है। सीखा क्या हमने, कहा था ओडीआई कब बनेगा, अगर लिस्टेड एंटिटी है कम से कम 10% पैसा लगाओ। लेट्स से हमने 10% से कम लगाया, हमने 10% से अगर पैसा कम लगाया, लिस्टेड एंटिटी में लगाया, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, अरे बाहर इन्वेस्टमेंट तो करी है आपने, करी है तो वो क्या बन गया, फॉरेन सिक्योरिटीज में आपने पैसा लगाया, ये बन गया ओपीआई, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक तरह से आप अपना क्या बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। एक आम आदमी, छोटा आदमी कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे हम ओपीआई कह रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी में बड़ा पैसा लगा रहे हो तो हम कह रहे हैं ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आगे क्या कहता है, बट नॉट इन, कहता अगर आपने इनमें पैसा लगाया है तो हम इसको क्या नहीं मानेंगे, ओपीआई नहीं मानेंगे। जैसे यहां क्या था, डेट लेंगे लेकिन कौन सा नहीं लेंगे, ओपीआई वाला। तो ओपीआई के अंदर जब आपने पैसा लगाया, हम यही कह रहे हैं ओपीआई में, ओपीआई कब कह रहे हैं, जब आपने फॉरेन सिक्योरिटीज में पैसा लगाया। बेटा फॉरेन सिक्योरिटीज तो डेट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। एंड ध्यान दीजिएगा ओडीआई के अंदर क्या नहीं था, गौर से अगर आप देखें ओडीआई के अंदर डेट नहीं है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप ओनर बन रहे हैं बाहर की किसी एंटिटी में। मतलब जो एनालिसिस आपका ओडीआई में लिख के जो आपका निकल के आता है, वो आप जरूर ध्यान रखें कि आपका एनालिसिस क्या निकला। एनालिसिस यहां निकलता है आपने पैसा किस में लगाया,
पैसा इक्विटी शेयर में, ना कि डेट। आप ओनर बन रहे हो, आप क्रेडिटर नहीं बन रहे हो। अगर आप क्रेडिटर बन रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आ गई, वो हमने कह दिया ओपीआई। बस ये पकड़ लीजिए। लेकिन सर फाइनेंशियल कमिटमेंट में भी तो डेट था, हां ये ध्यान रखना है। तो डेट मीन्स ओपीआई के अंदर डेट भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकती है। लिस्टेड एंटिटी की कब होगी, अगर आपने पैसा लगाया 10% से कम और आपके पास क्या नहीं है, कंट्रोल। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में अगर उसने एमसीक्यू केस स्टडी क्वेश्चन बना दिया, ओपीआई कहना है, ओडीआई कहना है, तो आपको ये मतलब ये लेक्चर डेफिनेशन वाला ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है आपने किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी में क्या लगाया, आपने उसके अंदर लगाया भैया पैसा, लेकिन जो क्या नहीं है, ओडीआई नहीं है, बट नॉट इन एनी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया तो हम उसे क्या नहीं कहेंगे, ओपीआई नहीं कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, फिर उसे हम यहां कहेंगे, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट। मतलब अनलिस्टेड, आपको यहां पे वर्ड जरूर कैच करना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा लगाया है, वो ओपीआई नहीं है। डेट मीन्स आपने पैसा कहां लगाया, लिस्टेड में। तो अनलिस्टेड वाला यहां आ गया। नंबर 2 क्या कहता है, कहता है इसे भी हम ओपीआई नहीं मानेंगे। भाई किसे नहीं मानेंगे, और एनी सिक्योरिटी इशूड बाय, कोई सिक्योरिटी इशू की है, किसने करी, पीआरआई ने, हु इज नॉट इन एन आईएफएससी। भाई आईएफएससी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये आपको पता भी होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे हमारे देश में अहमदाबाद में, गुजरात में गिफ्ट सिटी आपने सुना होगा कि वहां जितनी भी एंटिटीज लगी हैं वो 100% क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं। क्या, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो हम आईएफएससी के ऊपर वैसे भी क्या लगता है, आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट के साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लगता है। तो इसे तो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता ही होगा आपको कि हम लेके चलते हैं, एक तरह से ये एरिया हिंदुस्तान में ही नहीं है। तो इसलिए कहता कोई सिक्योरिटी इश्यू करी, पीआरआई ने, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, उसने सिक्योरिटी इश्यू करी, लेकिन हु इज नॉट इन एन आईएफएससी। तो आईएफएससी में अगर आप नहीं हो तो हिंदुस्तान के बाहर तो हो ही नहीं, आप इंडिया के अंदर ही हो। तो इंडिया के अंदर ही किसी पीआरआई ने कोई सिक्योरिटी अगर इश्यू करी है, आपने इश्यू करी है, क्योंकि हम एक तरह से क्या कह रहे हैं, आपने पैसा आगे लगाना है, राइट। तो कहता है इसको हम ओपीआई नहीं मानेंगे। प्रोविजो क्या कहती है, ओपीआई बाय पीआरआई इन इक्विटी कैपिटल ऑफ लिस्टेड एंटिटी। ओपीआई किया, पीआरआई ने किया, किसमें किया, इन इक्विटी कैपिटल ऑफ लिस्टेड एंटिटी। सर इसे तो हम ओडीआई कह रहे थे, लेकिन भूलिए मत ना, ओडीआई तब कह रहे थे जब 10% आपने पैसा लगाया हो या कम लगाया, आपके पास कंट्रोल हो, तो ओडीआई हो गया, राइट। तो आपने डेट मीन्स 10% से कम लगाया होगा। कहता हुआ क्या, वो लिस्टेड जो एंटिटी थी ये क्या हो गई, बाद में ये हो गई डीलिस्ट हो गई। जैसे ओडीआई में भी हम यही पढ़ के आए थे कि एक बार ओडीआई क्लासिफाई हो गया वो ओडीआई रहेगा। सेम यहां यही कह रहे हैं, अगर ओपीआई किया है, पीआरआई ने किया है, इक्विटी कैपिटल में किया है, किसकी, लिस्टेड एंटिटी की, चाहे वो क्या हो जाए, डीलिस्ट, इट विल कंटिन्यू एज व्हाट, इसे हम ओपीआई ही मानेंगे until any further investment made in the entity। जब तक आप कुछ और फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर हमें स्टेटस थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है, अदरवाइज हम चाहते हैं स्टेटस क्यों मेंटेन रहे। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, कहता है डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, मींस एज स्पेसिफाइड इन रूल 5A। कहता है डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके बारे में जानना है तो जाइए, कहां जाके पूछिए, कहते हैं ये आप जाके देखिए रूल नंबर 5A के अंदर कि भाई डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। रूल नंबर 5A को हम देखते हैं तो ऑब्वियसली डेट इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, ऑल ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर विच आर नॉट इक्विटी। ऑब्वियसली डेट के लिए इक्विटी तो हो नहीं सकता। ट्रांचेस क्या हो गए, कोई भी पोर्शन
पार्ट्स में आपने पैसा लगाना है। कोई भी सिक्योरिटाइजेशन, किसी तरह की भी सिक्योरिटीज का स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके आप जो भी आप पैसा दे रहे हो, जो इक्विटी नहीं है, बोरिंग्स भी आप सारे जानते हो, डिपॉजिटेड रिसीट्स जैसे जीडीआर, आईडीआर। लेकिन बस क्या है, डिपॉजिटेड रिसीट को हम डेट कब मानेंगे, उसके पीछे अंडरलाइंग सिक्योरिटीज नेचुरल है क्या होनी चाहिए, डेट सिक्योरिटीज। क्योंकि डेट अगर इक्विटी के ऊपर आप लेके चलोगे डिपॉजिटेड रिसीट, वो तो फिर उसको हम डेट नहीं कह सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर। यहां पे डीआर के पीछे क्या है, डेट सिक्योरिटीज है। तो भैया ओपीआई में एक बार फिर सीख लीजिए, एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये ओडीआई नहीं है। नंबर 2, ओपीआई के अंदर हमने क्या नहीं लेना है, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है, और ना ही कोई सिक्योरिटी जो पीआरआई ने जारी की है लेकिन वो आईएफएससी नहीं है। ठीक, और इसके बाद अगर आपने इक्विटी ऑफ लिस्टेड एंटिटी में लगा दिया, वो डीलिस्ट भी हो जाए तो स्टेटस क्यू वही रहेगा जब तक आप फर्दर इन्वेस्टमेंट ना कर दें। सो दैट मीन्स अगर हम ओपीआई देखते हैं, क्योंकि यहां हमारा वर्ड था ओपीआई, तो ओपीआई में हमें ध्यान रखना है पहली बात, तो आप इसे ध्यान रखिए, ये नॉट ओडीआई, इस तरह से याद रख के चलना पड़ेगा, जो ओडीआई ना हो, या यूं कह लीजिए डेट इज ओपीआई इफ, अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% विदाउट व्हाट, कंट्रोल। एक ये चीज होगी। नंबर 2, लिस्टेड डेट, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज इसके अंदर आ जाएंगी। मतलब रिवर्स में क्या ध्यान रख रहे हैं, नॉट इफ अनलिस्टेड। अगर अनलिस्टेड है तो हम उसे ओपीआई नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने सबसे बड़ी बात यही पढ़ी थी, नॉट इन एनी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट। ये पक्का ध्यान रखें। तो इस तरह से आप चीजों को लेके चलिएगा। मतलब ध्यान ये रखिएगा, अगर आपको कहा जाता 8% इक्विटी कैपिटल में पैसा लगाया, 8% इक्विटी कैपिटल में पैसा लगाया है, लिस्टेड एंटिटी में लगाया है, तो वो क्या बन जाएगा भैया, वो बन जाएगा ओपीआई। लेकिन अगर 12% लगाया है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ओडीआई। और अगर अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड के केस में तो हमने हमेशा ही क्या कहना है, ओडीआई ही कहना है, राइट। अब यहां पे एक ओपीआई में हमने कौन सी डेट सिक्योरिटीज ली है, लिस्टेड। अब अगर अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज है, वो कहां जाएंगी, देखिए पहले मैंने लिख दिया था, डेट अदर देन ओपीआई, जिसका मतलब हो गया, एक तरह से यूं कह सकते हैं, ये डेट कौन सा हो गया, यूं कह लीजिए अनलिस्टेड कह लीजिए। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज आप लेके चलेंगे, चीजें टिकेंगी। अब भैया हम बार बार अब कुछ रिलेटेड डेफिनेशन और है, उसकी भी बात पहले कर लेते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि भैया ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, जो ओडीआई कह रहे हैं हम, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पैसा कहां लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं फॉरेन एंटिटी में। तो प्रश्न ये भी है कि भाई फॉरेन एंटिटी का मतलब क्या है, तो यहां देख लीजिए, रूल 2(1)H के अंदर फॉरेन एंटिटी दो बातें हैं, मीन्स कोई भी एंटिटी जो हिंदुस्तान के बाहर बनी है, तो ये लिखा है, मीन्स एंटिटी फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग आईएफएससी, जैसे मैंने बोल दिया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। हम इसको एक तरह से क्या मान के चलते हैं, है इंडिया में, बट एक तरह से हम क्या करते हैं, प्रिज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया, कि ये हिंदुस्तान के बाहर है। तो भैया इसमें भी अगर आप पैसा लगाओगे तो हम इसे फॉरेन एंटिटी ही कहेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, कहता कोई भी एंटिटी जो हिंदुस्तान के बाहर बनी है, इंक्लूडिंग आईएफएससी, बट है दैट हैज लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। और ये इसका लॉजिक क्या है, अरे आप हिंदुस्तान के बाहर पैसा लगाओगे, अगर हम अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली एंटिटी में पैसा लगा देंगे तो हिंदुस्तान से तो सारी फॉरेन करेंसी हमारी बाहर चली जाएगी, कंपनी डूबी,
तो आप डूबे तो इंडिया डूबा। तो लॉजिक सिंपल है, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी तो भारत को या इंडिया को भारी फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी कह लें एक्सचेंज का क्या होगा, नुकसान। इसलिए हमने कहा पैसा लगाना लगाओ, लेकिन लगाओगे लिमिटेड लायबिलिटी वाली में ही। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला, खास करके हमारा ये पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी। प्रोविजो क्या कहती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी नॉट टू अप्लाई टू एन एंटिटी विद कोर एक्टिविटी इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। मतलब प्रोविजो प्रोवाइडेड एट, एक एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है, लगा लो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली में भी पैसा, लेकिन कहां लगाओगे, कौन सी एंटिटी में लगाओगे, जिसकी मेन, कोर का मतलब मेन एक्टिविटी है कौन से कार्य से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अब स्ट्रेटेजिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या हम बिना बिजली के चल सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर से हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होता, इसलिए यहां पे लगा लो पैसे। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर की फर्दर डेफिनेशन आती है क्लॉज 21Z के अंदर, जो कि स्टार्ट होती है इंक्लूड से। इंक्लूड का मतलब है एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, जो लिखा है उसको भी स्ट्रेटेजिक मानेंगे और भी कुछ उसके अंदर आ सकता है जो गवर्नमेंट बताए। जैसे देखिए ये आ गया बिजली, एनर्जी एंड नेचुरल सारे सेक्टर्स, जैसे ऑयल, गैस, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद तेल, डीजल, आप सब जानते हो सिचुएशन, मिनरल और सबमरीन केबल सिस्टम, राइट, जिसका मतलब हो गया भैया अब तो तारें समुद्र में बिछाई जा रही हैं। स्टार्टअप्स एंड अदर सेक्टर और सब सेक्टर एज डीम्ड नेसेसरी बाय सीजी। मतलब ये जो लिस्ट है, सच है, जो एग्जाम्पल है, ये टाइम टू टाइम ये लिस्ट बढ़ाई जा सकती है स्ट्रेटेजिक सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद देखिए हमने पढ़ा था फॉरेन एंटिटी। अब यहां डेफिनेशन है हमारे पास, लिस्टेड फॉरेन एंटिटी का मतलब क्या है, क्योंकि हमने दो कैटेगरी में ओडीआई की डेफिनेशन को स्प्लिट किया। तो लिस्टेड फॉरेन एंटिटी मींस ये एक फॉरेन एंटिटी है, लेकिन जिसके इक्विटी शेयर्स या अदर फुली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई और इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक फुली, नंबर 2 कंपल्सरी एंड नंबर 3 ऑब्वियसली कन्वर्टिबल। मतलब जिसका मतलब हो गया चाहे डेट हो, लेकिन वो कन्वर्टिबल किसमें हो, इक्विटी शेयर में हो। तो लिस्टेड को हम इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग ही इसे देख रहे हैं। इसलिए लिस्टेड में जब हम पैसा लगा रहे थे ओडीआई, तो हम इक्विटी की ही बात कर रहे थे, या तो इक्विटी या अदर फुली कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, लिस्टेड है ऑन व्हाट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आरएससी आउटसाइड व्हाट, इंडिया। सिंपल। कंट्रोल मैंने पहले ही बता दिया था। देन 21E के अंदर आता है इक्विटी कैपिटल, क्योंकि इनके अंदर मेन वर्ड क्या निकल रहा था, इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स और परपेचुअल कैपिटल। परपेचुअल का मतलब भी क्या होता है, फॉर एवर, क्योंकि इक्विटी कैपिटल रिडीमेबल तो होती नहीं है, इसलिए डेट आर इरिडीमेबल। और कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन डेट कैपिटल, या रिवर्स में वर्ड इस्तेमाल कर दिया, नॉन डेट मतलब डेट नहीं है भाई, ऑफ फॉरेन एंटिटी इन नेचर ऑफ फुली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, कि नॉन डेट कैपिटल है, फुली कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट में है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन यहां पे जो हैंड रिटन मैंने आपको ये चार्ट दिया है, ये सारी एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक ही कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है, मैं कहूंगा, और वो कंसेप्ट कौन सा बेटे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का। दोबारा देख लीजिए, हमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 21R से स्टार्ट किया, मींस फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओपीआई किसने करी, पीआरआई ने करी। फाइनेंशियल कमिटमेंट 21F में है, जहां सिंपल फार्मूला दिया मैंने, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओडीआई में, डेट अदर देन ओपीआई, और तीसरा क्या था, नॉन फंड फैसिलिटीज जो आपने एक्सटेंड की है फॉरेन एंटिटी को। नेचुरल है ये पैसा एक पीआरआई ने ही लगाया है, राइट। दूसरा ओपीआई में आया 21S के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये ओडीआई नहीं है, फॉरेन सिक्योरिटी में है, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, या कोई सिक्योरिटी पीआरआई ने जारी करी जो कि आईएफएससी के अंदर नहीं है। प्रोविजन ये थी कि अगर आपने लिस्टेड में भी अगर इक्विटी कैपिटल में पैसा लगा दिया, वो डीलिस्ट भी हो जाए, तब भी हम इसको प्रिज्यूम क्या करेंगे, ओपीआई करेंगे, जब तक आप फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो बेसिकली यहां पे थोड़ी डेट
और एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो रूल 5A में पढ़ लीजिए, जो 5 बताए गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कोई भी ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, नंबर 4 बोरिंग, या DR डिपॉजिटरी रिसीट्स अंडरलाइंग व्हाट डेट सिक्योरिटीज। ODI में 2(1) के अंदर आता है। ODI का मतलब दो बातें हमने करी, इन्वेस्टमेंट करी है अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी में, किसी से इक्विटी कैपिटल या मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया है, और लिस्टेड में पेड अप इक्विटी कैपिटल कम से कम 10% से कम है तो आपके पास होना चाहिए कंट्रोल। और एक्सप्लेनेशन में यही था कि वंस आप ODI क्लासिफाई हो गए, बाद में इन्वेस्टमेंट कम हो जाए या आपको कंट्रोल का नुकसान हो जाए, हम ODI उसे प्रिज्यूम करके चलेंगे। कंट्रोल आया 2(1)C के अंदर, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, या कंट्रोल है मैनेजमेंट का, पॉलिसी डिसीजंस मिलके, अकेले, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जैसे मर्जी, इंडिविजुअली, कंसल्ट, हो, जो कि आपके पास ये राइट आते हैं बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, बाय वर्च्यू ऑफ मैनेजमेंट राइट्स, शेयर होल्डर एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट, जिससे कम से कम आपको 10% वोटिंग राइट मिलते हैं। फॉरेन एंटिटी 2(1)H में आता है कि कोई भी एंटिटी हिंदुस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट फॉर्म हुई है एंड IFSC को मान लेंगे, लेकिन जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेप्शन प्रोविजन में आ गई अगर वो फॉरेन एंटिटी का कोर एक्टिविटी एरिया क्या है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 2(1)Z में दो बातें आई, इंक्लूसिव डेफिनेशन थी ये अकेली, बाकी सारे के सारे नॉर्मली देखिए मीन से स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आया एनर्जी एंड नेचुरल सारे सेक्टर्स, जिसमें आप एग्जांपल दुनिया भर के दे सकते हो, इवन सबमेरीन केबल सिस्टम स्टार्टअप भी इसके अंदर लिया गया। लिस्टेड फॉरेन एंटिटी का मतलब हो गया जिस 2(1)N के अंदर जिसके इक्विटी शेयर या अदर तीन बातें, फुली कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तान के बाहर किसी RSC में आप लिस्टेड हैं। और इक्विटी कैपिटल का मतलब हो गया इक्विटी शेयर्स या परपेचुअल कैपिटल जो कि रिडीमेबल नहीं है, या कोई नॉन डेट कैपिटल जो कि किस नेचर में है, फुली कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2(1)E। तो आई होप सो ये आपको ढंग से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिसका मैं जिक्र यहां कर देता हूं, जिनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं हैंड रिटन में जाऊं। तो पहली बात आप देख रहे हैं रूल 2 के अंदर ये आपकी डेफिनेशंस आती हैं। एक्ट का मतलब वो जानते ही हो आप। ऑथराइज डीलर आप कहां पढ़ के आए थे, ऑब्वियसली जिन्होंने ऑथराइजेशन ले रखी है RBI से अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। कंट्रोल देखिए मैंने आपको करवाई दिया। डिसइन्वेस्टमेंट भी आप सारे जानते होंगे। पार्शियल या पूरा का पूरा एक्सटिंग्विशमेंट मीन्स छोड़ देना अपना राइट, टाइटल या पोजेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल अक्वायर्ड अंडर दीज रूल्स। तो ऑब्वियसली जैसे LIC ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, सरकार अपना जो करती रहती है बेचने का, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। मेनली ऑब्वियसली डिसइन्वेस्टमेंट में मेन वर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, इक्विटी कैपिटल। मतलब ऑब्वियसली तभी आप डिसइन्वेस्टमेंट कहोगे कि ओनरशिप किसी और हाथ में जा रही है और आपने छोड़ दिया अपना राइट, टाइटल, पोजेशन, मे बी पार्शियल मे बी फुल। इक्विटी कैपिटल पढ़ लिया हमने। फाइनेंशियल कमिटमेंट देखिए हम पढ़ा है, राइट। देन आ गया फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर। तो ऑब्वियसली कोई भी रेगुलेटर जो भारत में किसी भी लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है, और आप रेगुलेटर जानते ही हो, पैसे से रिलेटेड RBI आ गया, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड SEBI आ गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड IRDA आ गया, पेंशन फंड से रिलेटेड PFRDA आ गया। तो इसके अंदर कुछ नहीं है। फॉरेन एंटिटी हमने कर लिया। होस्ट कंट्री, ऑब्वियसली फॉरेन एंटिटी बाहर का देश, तो होस्ट कंट्री कहें या होस्ट जुरिस्डिक्शन कहें, मींस कंट्री या जुरिस्डिक्शन, इंक्लूडिंग जैसे हमने कहा था IFSC को भी हम बाहर वाला ही मान लेंगे। इन विच फॉरेन एंटिटी क्या है, फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड एज द केस में बी। इंडियन एंटिटी, क्योंकि पैसा तो कौन लगा रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इंडियन एंटिटी जब भी वर्ड आ जाएगा तो उसके अंदर देखिए 4 चीजें साफ लिखी हैं। भारत में जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है, LLP आप सारे जानते हो 2008 का एक्ट, पार्टनरशिप फर्म ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। मतलब एंटिटी वर्ड आ गया, बस इसके अंदर क्या नहीं लिया, इंडिविजुअल नहीं लिया, बस इतना याद रख लें। IFSC जैसे मैंने पहले कहा था, कहता जाइए इसका मीनिंग देखिए, सेक्शन 3G ऑफ IFSC अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2019, और जिसके अंदर अगर हम जाते हैं वो कहता जाओ इसका मीनिंग देखो अंडर सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ 2005। तो जैसे मैंने बता ही दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 100% आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही से क्या करेगी, अप्रूव करेगी, राइट। और ये कहा गया प्रोविजन में, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अप्रूव ओनली वन IFSC सेंटर इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक ही सेंटर होगा, और गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी जो टाइम टू टाइम RBI आपके लिए बना के देता है। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये भी आप जानते हो कि ऑडिटेड है एज ऑन द डेट, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, एज ऑन द डेट नॉट एक्सीडिंग
18 months प्रेसिडिंग द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कहता लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एक तो ऑडिटेड होनी चाहिए, और जिस दिन आप कोई क्या कर रहे हो, आप जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो उससे बैक गियर में ज्यादा से ज्यादा कितने महीने पुराना हो, 18 महीने। तो ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हमें दिखता है। जब हम आगे पढ़ेंगे इन रूल्स को तो इसका रिलेवेंस निकल के आएगा। लिस्टेड फॉरेन एंटिटी हमने पढ़ ली थी, लिस्टेड इंडियन कंपनी सेम आंसर मिलेगा आपको जैसे लिस्टेड फॉरेन एंटिटी थी। फर्क क्या होगा, जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में आप क्या हो, लिस्टेड हो। म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली सेबी एक्ट में हम पढ़ के आते हैं, आपको सेबी के पास क्या करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, अंडर सेक्शन 12 हम पढ़ते हैं। नेटवर्थ, नेटवर्थ कहता जाइए वही सेम मीनिंग है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 57 में देखते हैं आप। और अगर कहता कंपनी के लिए तो नेटवर्थ वो हो गया कंपनीज एक्ट वाला, लेकिन अगर आप फर्म है, एलएलपी है या फर्म है तो कहता नेटवर्थ का मतलब है, सम का मतलब हो गया टोटल ले लीजिए जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है पार्टनर्स ने प्लस उनके क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैसे आप नेटवर्थ जानते हैं, अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स कह लीजिए जिसमें आपने पैसा लगाया है, माइनस क्या करना है, जो आपके लॉसेज हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। अब कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखना चाहें तो हम क्या लेते हैं, एग्रीगेट किसका, पेड अप कैपिटल का, सारे रिजर्व्स का, लेकिन ध्यान ये रखना होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व हम कंसिडर नहीं करते हैं, या राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन या अमेलगमेशन हम कंसिडर नहीं करते हैं। माइनस देखिए वही करना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। देन ओडीआई देखिए ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हैंडिटन में जैसे चार्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने बना के दिया, राइट, ये हमने कर लिया। ओपीआई हमने कर लिया। रिलेटिव, और रिलेटिव का भी डेफिनेशन कहता है वही सेम जो आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 77 में देखते हैं, जहां हम कहते हैं अगर आप एचयूएफ हैं तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उसके अंदर हम 9 लोग लेके चलते हैं, सिंपल 9 तरीका, जिसमें हम कहते हैं अगर आप मिस्टर एक्स हैं, अगर उससे रिलेटेड हम देखते हैं तो हम कहते हैं एक्स के कौन आ गए, पेरेंट्स आ गए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, देन उसकी क्या होगी, स्पाउस आ गई, राइट, और स्पाउस से मिलके हो गए बच्चे, सन, डॉटर, सन के आगे डॉटर इन लॉ, डॉटर के आगे सन इन लॉ, और इनके अंदर हम हर जगह स्टेप भी ले लेते हैं, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस देखिए कभी स्टेप नहीं होती, सन हो सकता है, डॉटर इन लॉ कभी स्टेप नहीं होती, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पे है डॉटर में हमें स्टेप नहीं लेना। देन रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो जब इंडिविजुअल की बात हो रही है तो सिंपल है, मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज व्हाट, नेचुरल पर्सन। आरएफसी अकाउंट देखिए ऑलरेडी हम फेमा के अंदर ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं तो कुछ नहीं है। सेबी भी आप सारे जानते हो, सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। देन आ गया सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी जिसे हम कहते हैं स्टेप डाउन, तो लेकिन किसकी, ऑफ अ फॉरेन एंटिटी की बात हो रही है, मींस एन एंटिटी इन विच फॉरेन एंटिटी का क्या है, कंट्रोल, क्योंकि सब्सिडरी के ऊपर आपका क्या होता है, कंट्रोल, कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर हमने पढ़ लिया। स्वेट इक्विटी शेयर अगेन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 88 में आप सेम देखते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, बस फर्क क्या है, यहां पे किसने इश्यू किए हैं, एज आर इशूड बाय ओवरसीज एंटिटी, किसको, अपने डायरेक्टर एम्प्लॉय को, किस पे, या डिस्काउंट पे, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉपी पेस्ट है कंपनीज एक्ट वाला। फॉर प्रोवाइडिंग, क्योंकि उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, नो हो या अदर इंटेलेक्चुअल राइट्स या वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यहां पे आप एक वर्ड देख रहे हैं ट्रस्ट, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बाहर पैसा लगा रहा है तो कोई भारतीय ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट भी तो क्या करती है, पैसा लगाती है, इसलिए ट्रस्ट की डेफिनेशन है कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड है। वेंचर कैपिटल फंड आप सारे जानते हो, अगेन ये सारे के सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, सेबी के पास क्या करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन। कहता है इन रूल्स के अंदर कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो डिफाइन नहीं है लेकिन यहां लिखे गए हैं तो ऑब्वियसली इस फेमा एक्ट में या जो रूल्स या रेगुलेशन में जो मीनिंग आएगा वहां से ले लीजिए। तो यहां पे हम इसे एक बार मेनली कह लीजिए पूरी डेफिनेशंस मैंने करवा दी। ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो अलग अलग लेक्चर से अलग अलग कंटेंट से हम इसको कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।